नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 23 जून 2022 एंड सोर्सेज हम लोग रेफर करने वाले डेली करंट अफेयर्स का असम ट्रिब्यून, डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज, वो जो भी नेशनल डेलीज हो जिससे हमारा पर्पस सर्व हो सकता है, हम वो सब चीज़ को फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं एडमिशन्स लेना भद्रा आईएएस एकेडमी में, जल्दी से बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर या फिर आप bhadraisacademy.in में भी लॉग इन करके इसके रिलेटेड वेरियस इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे असम ट्रिब्यून। दोस्तों अगर असम ट्रिब्यून का आज का एडिटोरियल पेज खोलिएगा तो वहाँ पे टी इंडस्ट्री को लेकर कंसर्न्स जताए गए हैं, बहुत सारे कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं दैट अभी के समय, देखो चैलेंजेस अगर देखोगे ओवरऑल असम के टी इंडस्ट्री में पहले से ही था, राइट, बट अभी जो आउटर सिचुएशंस क्रिएट हो रही है ना इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, उसके कारण जो ये सिचुएशंस है और भी एग्रेवेट हो चुकी है। कैसे? पहली बात तो हर रोज हम लोग क्या देख रहे हैं? फ्लड, राइट। तो ऑफ कोर्स एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है, राइट। तो ये काइंड ऑफ कोर्स दिस इज एग्जांपल ऑफ वेदर एक्सट्रीम्स ओनली, राइट। और आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए दैट अगर मतलब टी चाय की जो खेती होती है, राइट, उसके मतलब वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, तब चाय जो है बर्बाद हो जाता है, चाय का फसल, राइट। तो एक तो वो है। नेक्स्ट इज लेस प्राइस रियलाइजेशन। नाउ ये वाला एक पॉइंट ऐसा है ना जो क्या ऑफ कोर्स इंटर रिलेटेड है बाकी सब पॉइंट के साथ, ठीक है। लेस प्राइस रियलाइजेशन मतलब से फॉर एग्जांपल आपकी खरीद आई है उस चाय को उगाने में 100 रुपए, बट अगर आपको ऑफ कोर्स क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, एटलीस्ट 300 रुपए 400 रुपए का फायदा होना चाहिए, क्या नहीं है ना। बट अगर आपको वहीं पर 100 जगह के बनी में सिर्फ और आपको 110 रुपए 120 रुपए या फिर 100 रुपए ही मिले, तो वो क्या हुआ? क्या मोर प्राइस मिल रहा है आपको? नहीं, राइट। जो मिलना चाहिए था उससे बहुत कम मिल रहा है ना। रीजंस क्या क्या है? अभी जो आपको पता होना चाहिए, आसाम में जो टी होता है ना वो ऑक्शनिंग होता है, राइट। अब अभी जो रिसेंट ऑक्शन हुआ था उसमें देखा गया था बहुत ऐसा एक क्वांटिटी ऑफ टी था जो क्या रिमेन अनसोल्ड, उसका ऑक्शन ही नहीं हुआ। ह्यूज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लोगों ने प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दिया दैट डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया। देखो अब क्या होता है ना, अगर कोई भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपको किसी का भी रेट को स्टेबल रखना है ना, तो आपको डिमांड सप्लाई को प्रॉपर्ली मैच होना चाहिए, राइट। बट अगर ये डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट या तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा गिर सकती है या तो प्राइस बहुत ज्यादा अप्राइस हो जाएगी। अप्राइस कब होगी? जब सप्लाई बहुत कम है। घटेगा कब प्राइस? जब सप्लाई बहुत ज्यादा है। और हम लोगों ने ये वाला तीसरा वाले पॉइंट में क्या देखा? दैट बहुत ही ज्यादा हाई अनसोल्ड परसेंटेज ऑफ ऑक्शनिंग सेंटर्स। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज जो है ना प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कर दिया गया था, राइट। एक तो ये है। नेक्स्ट, स्टीप राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में एक्सटर्नैलिटीज के कारण जो है नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सबका दाम बढ़ गया है, राइट। ऑफ कोर्स टी उगाने के लिए तो ये सब कुछ चाहिए ना, है ना। तो अगर आपको ऑटोमेटिकली पहले 100 रुपए लगते थे उगाने में, अभी इस सब का दाम बढ़ गया तो इसलिए मान के चल रहे 200 रुपए आपको लग रहा है, राइट। और आपको प्राइस कितना मिलना चाहिए था? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 500 रुपए, बट अगर आपको मिले सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए, तो कैसे चलेगा आपका? अरे घर भी तो चलाना पड़ता है ना भाई, है ना। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल रिमेन्स अ मेजर इशू। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत ही मेजर इशू होता है कोई भी टी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, राइट। तो क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है ना। सवाल होता है क्या क्या करना चाहिए? अगर आपको बाई चांस अगर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, विच इज हाई प्रोबेबल, या फिर आपको इंटरव्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आपसे मेन पता है क्या पूछा जाएगा? यही वाले पॉइंट्स, दैट क्या करना चाहिए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो आप क्या बोल सकते हो? टी टूरिज्म को हम लोग क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है स्टेट में, बट उस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया जा रहा है। अगर सोचो जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं असम में, अगर उनको ऑफ कोर्स टी टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हम बोल सकते हैं, जो चाय की जो बिक्री होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इनडायरेक्टली क्या हम ये भी बोल सकते हैं, जो आसाम ट्री की जो ब्रांडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट। जी हाँ दोस्तों, कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। जी हाँ, कभी भी अगर सरकार की कोई भी डिसीजंस हो, मेक श्योर हमें करना पड़ेगा दैट हर एक स्टेक होल्डर्स कौन कौन है?
ऑफ कोर्स जिनका वो टी का फार्म है, जो उस टी को उगा रहे हैं जो किसान, राइट, वो तो है ही, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है ना, स्टेक होल्डर्स, तो साइंटिस्ट जो क्या इस टाइप के नए नए इनोवेटिव चीज़ें बेसिकली बोलते हैं सरकार को दैट आप इसको इम्प्लीमेंट करवाइए ग्राउंड लेवल में, तो वो लोग भी तो सब कोई स्टेक होल्डर है ना, तो सब कोई को एक साथ लेकर हमें काम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वाइड कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मेक श्योर कर सकते हैं दैट इस टूरिज्म एक्टिविटीज को और भी टी जो एज अ सेक्टर है आसाम में उसको और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। इनहांस कंजम्पशन विद इन द कंट्री, जी हाँ दोस्तों, अभी भी देखो वैसे तो हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट ऐसा आर्टिकल में बोला गया था दैट हाँ और भी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स है दैट हम कंट्री में ही इसके कंजम्पशंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या कंट्री में ही डिमांड इसका बहुत ज़्यादा बढ़े, राइट, बट वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप अभी देखे होंगे रिसेंटली बहुत सारे टी के स्टॉल्स, मतलब जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो चाय बेचने लग जाते हैं, राइट। अच्छा, जैसे टी हट, राइट, और भी ऐसे बहुत सारे चाय सुट्टा बार, इस टाइप से कुछ है। अब आप देखिएगा एक चीज़, उन दुकानों में जो है ना टी की वैरायटीज बहुत ज़्यादा मिलती है एंड पीपल गिव मनी टू देम, राइट, 40 रुपए दे देंगे, 50 रुपए दे देंगे एक चाय पीने के लिए। वहीं पर अगर आप कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं ना रास्ते में, तो वो मैक्सिमम आप बोलेगा 10 रुपये मांगेगा तो आप बोलेगा 5 रुपये ले लो यार, है ना। तो ये हमारा मेंटालिटी है, नहीं मेंटालिटी ही नहीं बल्कि अभी की जो नए एंटरप्रेन्योर्स है ये लोग वैरायटीज भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर वैरायटीज हो उस चीज में, अगर वो चाय पीने में टेस्टी हो, तो मैं क्यों नहीं उसमें पैसे लगाऊंगा, समझ रहे हो बात। तो वही चीजें बोला जा रहा है दैट विद इन द कंट्री हमें कंजम्पशंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, और इस चीज का बिल्कुल पोटेंशियल है हमारे देश में जो कि हम लोग नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन। वैसे अगर आपके पास भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है इनोवेटिव, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख लीजिएगा, विल वेट फॉर दैट। एनीवेज, नेक्स्ट जो दोस्तों आसाम ट्रिब्यून से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग एसटी स्टेटस, जो क्या मटक्स को दिया जाने की बात बोली जा रही है। नाउ मटक्स ये वैसे ट्राइबल ग्रुप है असम में जो क्या शिवसागर है ना और छारादियो इस रीजन में हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट वैसे आ सकता है, यू नेवर नो, राइट, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है दैट बताओ भाई रिसेंटली दीज ट्राइबल ग्रुप्स वेर इन न्यूज हु वर डिमांडिंग फॉर एसटी स्टेटस, राइट, सो लाइक व्हाट इज देयर एरिया ऑफ इनहैबिटेशंस, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ गया तो एटलीस्ट यू विल बी देयर टू फाइंड इट अप, राइट। एज सच कोई बड़ा सा क्वेश्चन तो नहीं था, बट क्योंकि दे आर द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ आसाम, राइट, एंड अगर आप आसाम हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा दैट जब अहोम किंगडम थी तो दे वेर द वन हु वर सर्विंग द अहोम किंगडम्स, राइट। सो आई मीन ये हिस्ट्री पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसी टाइप के छोटे मोटे जो the trivial facts होती है ना, this has a huge probability of coming in your paper, right? So for that, if you at all want to take admissions in Bodhras, you can contact these numbers guys, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट होने वाला है, आप जल्दी से इनरोल करवा लीजिए, टाइम इज वेरी लेस फॉर यू। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, लाइव मिनट से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्कीम के बारे में बात की गई है। ना क्यों न्यूज में था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है कंसेशन पीरियड फॉर दिस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्कीम, और वो भी कितना साल के लिए, 30 से 45 साल, 45 ईयर्स तक के लिए किया, जिससे इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने प्लान किया है दैट वो बिल्ड करने वाली है 35 ऐसे मेगा फ्रीट एंड ट्रांसपोर्ट हब्स अंडर द भारतमाला स्कीम। भारतमाला स्कीम पता है ना, क्या मुझे बताना पड़ेगा भाई है ना। इट एम्स टू स्मूदन फ्रीट मोबिलिटी, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी उसको घटाने की बात बोली जा रही है। ओवरऑल फ्रीट में कितना कैसे एफिशिएंसी लाया जा सकता है, तो ये प्रोपोनेंट्स है भारतमाला स्कीम के, राइट। और इसी के अंडर मेक श्योर किया जाएगा ये 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण किया जाएगा। लॉजिस्टिक सेक्टर अगर इंडिया में देखोगे तो 2017 में सरकार ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस घोषित किया गया ना। सवाल हो गया इसका क्या फायदा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अगर कोई भी सेक्टर को हम घोषित कर देते हैं। इससे क्या होता है ना दैट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को पाने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि देखिए आप अगर चाहते हैं आपके सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करे तो सरकारी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गेट द फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो वो क्या मेजर क्राइटेरिया है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस होना चाहिए, ठीक है।
द फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डेब्ट ऑन ईजियर टर्म्स एंड एक्सेस टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। चलो ये तो देख ही लिया। इंडिया का अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट देखोगे ये 14% है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। वहीं पर अगर दुनिया का एवरेज देख लोगे लॉजिस्टिक कॉस्ट का, ये तो कम है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दुनिया के एवरेज से ऑलमोस्ट दुगुना है हमारे यहाँ का लॉजिस्टिक कॉस्ट, राइट। तो क्या हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाना नहीं है फ्यूचर में? एब्सोल्युटली राइट। तो इन स्कीम्स के थ्रू ये सब किया जा सकता है। वैसे कुछ अगर फैक्चुअल बातें बोले तो वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है ना दोस्तों, उसमें हमारा रैंक 44 था। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के 5 की फंक्शंस है। एक तो फ्रीट एग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल फ्री ट्रांसपोर्ट, वही चीज जो हम लोगों ने ये बेसिक देखो स्टार्ट किया ना, ये वाला, इसी के सब पार्ट्स बेसिकली बोले गए, ठीक है। वैल्यू एडेड सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट, इंटीग्रेटेड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो यही सब है। क्या मतलब रट्टा मारो मती मारो तो सही है यार। एनीवेज नेक्स्ट, निपुण। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट निपुण, जिसके तहत बोला जा रहा है दैट प्रमोट किया जाएगा अपस्किलिंग ऑफ 1 लाख निर्माण वर्कर्स। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया है ना। बोला जा रहा है दैट इस निपुण जो स्कीम है, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग इन निर्माण वर्कर्स, इसके तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना, देखो निर्माण वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू एक्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है ना। इनफैक्ट उनके अंदर जो नेशनल दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसके अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है निपुण। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जाएगा भाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये आपको रटना ही है। रटना मतलब देखो, मैं जब भी आपको बोलूँ ना, कभी भी कुछ चीज़ रटना है, इसका मतलब टेक्निकली वो वाला रट्टा नहीं जो छोटे में आप मारते थे, दैट हाँ याद करो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ना ऐसे नहीं। अगर आप कोई भी चीज को 2-3 बार देखोगे ना, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इट विल गेट इनग्रेन्ड इन योर माइंड। सो दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, right? Construction is one of the largest employers and contributes about 9% of India का GDP। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है जो क्या कंट्रीब्यूट करता है ओवर 9% ऑफ इंडियन जीडीपी। तो सोचो इस सेक्टर में अगर सरकार इस टाइप के स्कीम्स ले आ रही है तो फ्यूचर एक हम लोग क्या है ना, लंबे रेस का घोड़ा है अभी, है ना। हमें लंबा सोचना पड़ेगा अनडाउटेडली। देखो शॉर्ट टर्म के चीजें जो है वो तो मैनेज हो ही रही है, बट ये सब भी चीजें हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस से ये नेक्स्ट न्यूज लिया गया रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिससे ट्राइबल विलेजेस में डेवलपमेंट को और भी तेज तरीके से लाया जा सके ना। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? जैसे मैंने पहले ही बोला, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट। ये मेक श्योर करेगा दैट जैसे संसद आदर्श ग्राम योजना होता है ना, जैसे वैसे ये भी तो आदर्श ग्राम योजना ही है, बट आदि मतलब आदिवासी। ये समझ जाओ, ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको ऑटोमेटिकली समझ जाने पड़ेंगे। मतलब इवेंचुअली अगर मैं आपको बाई चांस ऐसा दे देता था ना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आदि से कॉमन सेंस बच्चों को लगाना ही पड़ेगा दैट हाँ आदिवासी होगा, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, राइट। सो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इट विल ऑल्सो कन्वर्ज विद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है जिसके तहत जो सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उसको आगे ले आना है, तो ऑफ कोर्स उसको साथ भी यह कन्वर्ज किया जाएगा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पीआईबी से ये छोटा सा न्यूज वैसे लिया गया है, इंडियाज इमर्जिंग ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। आरबीआई ने अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में हाईलाइट किया है 2 की एरियाज ऑफ कंसर्न इन इंडियन इकोनॉमी, और वो क्या है? ट्विन डेफिसिट। ये 2017 में बहुत ज्यादा न्यूज में था। ट्विन डेफिसिट वो मतलब फिस्कल डेफिसिट तो है ही, बट साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, और ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है दैट ट्विन डेफिसिट वाज ऑफन सीन इन न्यूज। ये इट इंक्लूड्स 2 ऑप्शन दे देगा, है ना, जिसमें एक तो फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, या फिर कुछ दूसरा गेम भी खेलने के लिए मतलब रॉन्ग ऑप्शंस भी डाला जा सकता है। तो एटलीस्ट रिमेंबर दिस दैट हाँ, ट्विन डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। नाउ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये तो हम लोगों ने इकोनॉमी के क्लासेस में किया ही हुआ है। और अगर आप लोगों में से ऐसे कोई हैं जिनको मेंटोर की जरूरत है, यू आर नॉट गेटिंग हाउ टू गो अबाउट दीज पेपर्स, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, एनी टाइम गाइज, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स, एडमिशंस आप ले सकते हैं।
ऑल्दो नो कॉज ऑफ वरी इन द शॉर्ट टर्म, बट हाँ चलो लॉन्ग टर्म, चलो ये तो खैर मतलब एक्स्ट्रा जो मटेरियल दिया जाता है न्यूज़पेपर में, चलो कोई बात नहीं। ये सब मेन जो आपका काम है ना, एक तो ट्विन डेफिसिट क्या इंक्लूड करता है वो आपको याद रहना पड़ेगा। देखो फिस्कल डेफिसिट की जगह मैं मॉनेटरी डेफिसिट इस टाइप से भी दे सकता हूँ, कुछ भी घुसा सकता हूँ, राइट। सो मेक श्योर दैट आप वो उन सब चीज़ों में थोड़ा प्राइमरी डेफिसिट में घुसा सकता हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीआईबी से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। नाउ क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू किया था जिससे वो लोग चाहते हैं नज कर सकते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे जो एक्ट है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रोविजंस, उसके तहत ये लोग कंप्लायंस करें। GS2 के इस टॉपिक से आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ सवाल होता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती कौन है। सोचो आपने अपना पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड किया, राइट। तो इधर न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी, तो जी हाँ अगर आपने रजिस्टर किया तो यू विल बी अंडर कैटेगराइजेशन ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, या फिर वैसे which have not secured enough percentage of votes in the assembly या फिर general elections to become a state party। स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी बनने के लिए ना कुछ कुछ क्राइटेरियाज होती हैं, पता है आपको। पॉलिटी बुक पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है ना, तो अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा वहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा आपको। हाँ, स्टेट पार्टी होने के लिए अलग क्राइटेरियाज होते हैं, नेशनल पार्टी को घोषित करने के लिए अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर आपकी पार्टी इस लिस्ट को भी नहीं सेटिस्फाई कर रही है और इस लिस्ट को भी नहीं सेटिस्फाई कर रही है, तब भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है वही रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। या फिर वैसे पार्टी विच हैव नेवर कंटेस्टेड एनी इलेक्शन सिंस दे हैव रजिस्टर्ड। आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया अपने पॉलिटिकल पार्टी का, बट आज तक एक भी इलेक्शन आपने लड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत क्लियरली मेंशन है दैट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो वो सब चीजें अभी तक बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नहीं किया गया है, राइट। इसीलिए यह न्यूज में था। दे डू नॉट एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। हाँ जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं ना, वैसे लेकिन इन लोगों को उतना बेनिफिट्स एंजॉय नहीं है, राइट। तो नाउ सवाल होता है कौन कौन से बेनिफिट एंजॉय करते हैं भाई, जैसे से फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, राइट। तो ये सब क्या है, बड़े बड़े नेशनल पार्टीज है, राइट। नाउ इनके पास क्लियरली हम बोल सकते हैं दैट कुछ कुछ राइट्स हैं जो क्या रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है, जैसे एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल, जैसे हाथ छाप, राइट, कांग्रेस का है, कोई भी नहीं उसको यूज कर सकता है, राइट। कमल फूल बीजेपी का है, कोई भी उसको नहीं यूज कर सकता है ना, मतलब बीजेपी को छोड़ के ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ टाइम फॉर पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट ऑन स्टेट ओन टेलीविजन, दैट इज दूरदर्शन का मैं बात कर रहा हूँ। इन रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको बेसिकली ये कुछ कुछ राइट्स मिलता है जो क्या रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड को नहीं मिलता है। एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स, ये भी एक्सेस मिलता है जो क्या अनरजिस्टर्ड वालों को नहीं मिलता है। ये सब समझना पड़ेगा ना। कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं दोस्तों जिसके आधार पर कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी हम लोग बोलते हैं या फिर कोई भी पार्टी को स्टेट पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया मैं सच देखो वही चीज मैं बोलूंगा, है ना। आप एक काम करो, इसको 2 मिनट पॉज करो, है ना, पॉज करो और देखो क्या क्या बोला गया है ना। 6% वैलिड वोट इन असेंबली या फिर लोकसभा इलेक्शंस, या फिर एनी 4 और मोर स्टेट्स एंड वन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। तो ये सब इजी लैंग्वेज है, राइट। जस्ट स्टॉप इट, जस्ट लर्न इट योरसेल्फ, राइट। इट विल ऑफ कोर्स आपके दिमाग को ही आगे बढ़ाएगा, है ना। एनीवेज आगे बढ़ते दोस्तों। एब्सर्डिटी इन एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अभी न्यूज था। क्यों भाई? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आपको पता ही है, न्यूज अगर देख रहे होंगे तो एक बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है। इनफैक्ट अभी तो मैंने आसाम ट्रिब्यून जब आज सुबह को पढ़ रहा था तो वहां पे मैंने देखा दैट वहां के मिनिस्टर्स जो है गुवाहाटी के होटल्स में ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ कुछ चीजें हैं। एनीवेज GS2
कि इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हो रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यूपीएससी में 4-5 बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, हर एक स्टेट सिविल सर्विसेज में इससे क्वेश्चन पूछा है। तो सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पता है, यही वाला बस एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यह 10th शेड्यूल में आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी का मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा 5 बार, तो मैंने देखा है 1991 के बाद से, है ना, 5 बार, सोच सकते हो, इट इज ह्यूज, राइट, है ना। तो अगेन 10th शेड्यूल में लाई करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इट वाज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कब, 1985 में, जब 52nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था ना, दैट जैसे अगर कोई पॉलिटिकल से फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, राइट, पॉलिटिकल पार्टी ए में 150 एमएलएज आ गए, ठीक है। तो अब जब सिलेक्शन होने के बाद क्या करते थे, ये एमएलए छोड़ के दूसरे पार्टी चली जाती थी, है ना। तो इस टाइप से क्या होता था ना, दैट प्रॉब्लम हो जाता था मैनेज करना, ऑफ कोर्स यार प्रॉब्लम तो होगा ही, राइट। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, राइट, जिससे अगर लोग इस टाइप से एनोनिमसली छोड़ के चले जाए तो उनको ऑल टुगेदर भगाई, मतलब हटा ही दिया जाए, वो ऑल टुगेदर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एमपी या फिर एमएलए बन ही नहीं सकता, राइट। इस टाइप से कुछ चीजें होती है, राइट। हाउएवर बोला जा रहा है इट अलाउज अ ग्रुप ऑफ एमएलए, मतलब ये अपने देखो क्वेश्चन क्या था, दैट ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब ये तो चलो प्रोविजन है दैट जिससे अगर कोई पॉलिटिकल व्हिप का बात नहीं माना तो हम लोग उसको हटा देंगे, या फिर कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जैसे ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्शन हुए पॉलिटिकल पार्टी ए से, है ना, आप एमएलए बन गए, है ना, उसके बाद आप बोल रहे नहीं हम उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के छत्र छाया में बने हैं उसको छोड़ कैसे दीजिएगा भाई, है ना, ये चीज़ है। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टीज, if a nominated member join any political parties after expiry of 6 months, if elected members abstains from voting, मतलब political whip जो बोल रहा है उसको नहीं मान रही है, तो भी that is also a criteria of ground of disqualification under anti defection law. However कहा गया है that ये absurd है। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ एक तो बोला जा रहा है दैट हाँ इससे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बट एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, जिसमें 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर सोचता है दैट नहीं हमको इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहना है, तो उस केस में लेकिन वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी ए है, राइट, पॉलिटिकल पार्टी ए में 300 एमएलएज हैं, है ना। अब यहाँ से 201 एमएलएज को इन लोगों ने सोचा दैट नहीं भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, तो वो क्या हुआ, 2/3 हुआ ना, है ना। तो ये अगर छोड़ देंगे ना तो इनको लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बाहर नहीं किया जाएगा। क्यों? और ये क्राइटेरिया फुल अप होना चाहिए, 2/3 वाला क्राइटेरिया, ठीक है। इनको कोई भी पेनल्टी विदाउट इनवाइटिंग एनी पेनल्टी ऑफ डिफेक्शन, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो क्या लूप होल है। तो एनीवेज यार ये सब तो कुछ तो लूप होल्स होती ही हैं। एनीवेज नेक्स्ट डाउन टू अर्थ से दोस्तों ये न्यूज़ लिया गया, सोचिए GS1 फिजिकल ज्योग्राफी से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली डेजर्ट, एक नया डेजर्ट पाया गया इंडिया में, पता है जी हाँ, आपने सुना है ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर डेजर्ट होता है। अब साउथ इंडिया, एक्सट्रीम साउथ, जी हाँ एक्सट्रीम साउथ में अगर देखिएगा इस वाले पोर्शन में थेरी रीजन है, इस चीज़ को थेरी डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु के थोटुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। नाउ यहाँ पे कुछ ऐसा आपको नज़ारा दिखेगा, ये देखो डेजर्ट टाइप पे ही दिख रहा है ना, डेजर्ट ही तो है भाई, है ना। और ये वही वाला पिक्चर है थेरी डेजर्ट का, राइट। नाउ सवाल होता है थेरी नाम कहाँ से आया। देखो रेड ड्यून्स को जो है ना तमिल में थेरी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा थेरी डेजर्ट। दे कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्स डेटिंग बैक टू क्वाटरनरी पीरियड एंड आर मेड अप ऑफ मरीन डिपॉजिट। इनफैक्ट आपको तो पता होना चाहिए ना, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए दैट हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है ये सबमर्जेंट कोस्ट है, और हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है यह इमर्जेंट कोस्ट है, पढ़ा है ना। तो इमर्जेंट कोस्ट मतलब क्या, या तो सी लेवल जो है नीचे आया होगा या फिर यहाँ का लैंडमास ऊपर उठा होगा, राइट। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है क्वार्टरनरी पीरियड में शायद सी लेवल इस रीजन के ऊपर में था, बाद में अभी सी लेवल यहाँ पे शायद डाउन हो गया होगा, राइट। जिसके कारण यहाँ पे जो डिपॉजिट्स हमें दिखते हैं ना, कुछ मरीन डिपॉजिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं,
ठीक है। इनफैक्ट दे हैव लो वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे नॉर्मल डेजर्ट में एरोडायनेमिक लिफ्ट हो जाता है ना वहाँ के सैंड बालुओं का, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है। आयरन रिच हैवी मिनरल के कारण ये जो है ना बेसिकली रेड टाइप ऑफ दिखता है ना। आयरन रिच हैवी मिनरल मतलब देखो ये सारे मिनरल तो है ही। अब ये क्या होता है, सोचो यहाँ पे मिनरल है, ये सब मिनरल, ठीक है। अब एक बारिश अगर हुई या फिर कुछ भी हुआ, थोड़ा तो बारिश होता ही है ना जी नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू, राइट। तो उस समय क्या होता है ना दैट जो ये मटी माने मिनरल्स है ये लीच आउट कर जाते हैं, दैट इज ये भीतर चले जाते हैं, है ना। और वाटर के साथ कभी कभी रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर जाता है, जिसके कारण सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही है, ऊपर से ऑक्सीडाइज भी करके इसलिए ज़्यादा ये रेड हो जाता है। एओलियन प्रोसेस आर मोस्ट एक्टिव, जैसे डिफॉरेस्टेशन एंड एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव कवर्स। It might have been formed by confinement of beaches sand locally after recreation of sea. वही तो बोला ना मैंने, इमर्जेंट कोस्ट और सबमर्जेंट कोस्ट, राइट। तो ऑफ कोर्स इमर्जेंट कोस्ट के बारे में ये जो पॉइंट है ना, ये इमर्जेंट कोस्ट को ही एक्सप्लेन करता है। बट वही चीज़ है ना, देखो मैं बार बार क्लासेस में भी अपने बोलता हूँ दैट आप लोग न्यूज़ को पढ़ा कीजिए। न्यूज़ को पढ़िएगा तो जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेट कर सकते हो, या फिर आप लोगों में से वैसे भी बहुत बच्चे होंगे जो क्या डायरेक्टली सिर्फ इन क्लासेस को ही एक्सेस करते हो। उनके लिए मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ दैट प्लीज आप लोग जो है ना या तो खुद से पढ़ रहे हो तो खुद से पढ़ना ठीक है, अगर आप हमारे भद्राइस एकेडमी से जुड़े हुए हैं वो भी ठीक है। क्लासेस में तो चीजें कराई जाएगी ही, कोई भी डाउट कभी भी डाउट है, कोई भी एडुकेटर वो ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आराम से पूछिए, A to Z क्लियर किया जाएगा। बट मेक श्योर चीजों को क्लियर कर लो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होता है, राइट। और ऑफ कोर्स अगर आप यूपीएससी देंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। एनीवेज आप लोगों में से किसी का यूपीएससी का कल का रिजल्ट निकला था शायद, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा कौन किसने निकाला है यूपीएससी, ठीक है। ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस हु हैव क्लियर्ड इट। एमसीक्यूज में आ जाते हैं दोस्तों। कल के कुछ हम लोगों ने क्लास में एमसीक्यू पूछा था, जैसे सबसे पहला था जेनेवा पैकेज को रिलेटेड, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, G20 नहीं होगा यहाँ पे WTO होता, राइट। और ऑल नहीं ये सिर्फ कोविड वैक्सीन का था, ऑल मेडिकल टूल और डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ये सब नहीं था, राइट। सो ऑफ कोर्स डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो दोनों ही तो रॉन्ग है जी। यहाँ पे WTO होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ कोविड वैक्सीन होना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स बोथ द थिंग्स आर रॉन्ग, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज भारत गौरव ट्रेन, ये मैं क्या बोलूँ, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लास्टिक के रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए थे, यहाँ पे बांग्लादेश होगा, इंडिया नहीं होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल द प्लास्टिक प्रोड्यूस ग्लोबली, यस एब्सोल्युटली। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिएगा क्या क्या सही क्रमांक क्या है, DBD। अरे कामोनी आपने लास्ट वाला गलत कर दिया, DBA चलिए सही है, DBD अच्छा इन्होंने भी गलत किया है, DBA ठीक है, DBA ठीक है, DBA ठीक है, DBA DBD DBA DBD चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सुधार लेना। अब आज के क्वेश्चन में भी कुछ नज़र देख लेते हैं हम लोग, राइट। Which of the following is our ground for anti-defection? If a nominated members join any political party before 6 months, when 2/3 of the members of a party are in favor of the merger, which of the select the correct answers using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next question, consider the following statement. दो statement दिए हुए हैं. To get recognized as a state political parties, it should win at least 3% of the seats or at least 3 seats, whichever is more in an assembly and general election. चलो ये वाला क्वेश्चन डिसाइड करेगा वेदर मैंने जो आप लोगों को बोला दैट खुद से पढ़ो, वो चीज़ आपने खुद से पढ़ा है क्या नहीं, राइट। अब पता चलेगा दैट किसने प्रॉपरली खुद से पढ़ा है, किसने सिर्फ जो 100% मेरे ऊपर ही रिलाई करते हो। नेक्स्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखेगा सबको इस क्वेश्चन को। रिसेंटली थेरी डेजर्ट वाज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम अप। This is all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं next class में. Till then, bye bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. And regarding admissions in Bhadra, any time you can contact on these numbers.
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय, टेक केयर।